पाकिस्तान से 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट इटली जाते हैं पढ़ने के लिए। जो पहले स्टूडेंट आ जाता है उसको अपॉइंटमेंट भी मिलती है, उसका वीज़ा भी ग्रांट। इटली है, वहाँ पर कहा जाता है कि जो तालीम है वो बिल्कुल मुफ्त है। क्या इस बात के अंदर भी हकीकत है? जी बिल्कुल, एजुकेशन फ्री है। ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे 50+ स्टूडेंट को जो है वो एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल गई है। हमारी 3 ब्रांचेस हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर। और हमारे जो सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बहावलपुर से हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त दौर चल रहा है और जो हालात चल रहे हैं, हर स्टूडेंट की, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके यूरोप चला जाऊं और वहाँ पर जाकर या तो अपनी स्टडी शुरू कर दूँ या फिर वहाँ पर जाकर अपना कोई रोज़गार का जो ज़रिया है वो बना लूँ। तो ऐसे में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग देख रहे होते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आपको हम लोग दिखाएंगे यूरोप का वो रास्ता जो कि बहुत से लोगों की तलाश रहती है और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग इटली जाएं। स्पेसिफिकली इटली आपने कैसे जाना है, उसके लिए आपने अप्लाई कहाँ से करना है और अप्लाई करने के अंदर जो बहुत सी गलतियां हैं आपने वो नहीं करनी है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर आपको बताया जाएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं SSN स्टूडेंट स्कॉलरशिप नेटवर्क के CEO ज़ैन अहमद साहब। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर एक स्टूडेंट कैसे इटली का वीजा हासिल कर सकता है, इटली के लिए अपॉइंटमेंट जो कि बहुत मुश्किल होती है वो हासिल कर सकता है, और दीगर जो इसके अंदर पेचीदगियां हैं उनको आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वक्त जाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब। ज़ैन, वेरी वार्म वेलकम टू द स्टूडियो। आप सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए ये बता दें कि एक तासुर पाया जाता है कि इटली की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलती, और वो मिल जाए तो उसके बाद वीज़ा के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? इसके अंदर कोई हकीकत है या नहीं? जी थैंक यू सो मच। इटली का वीज़ा देखें, एक तो मिथ ये पाई जाती है कि इटली का वीज़ा लगता ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर साल एम्बेसी के पास रिकॉर्ड होता है, पाकिस्तान से 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट इटली जाते हैं पढ़ने के लिए। वीज़ा सबका नहीं लगता, अपॉइंटमेंट सबको नहीं मिलती। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड प्रोसेस है। इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस। जो पहले स्टूडेंट आ जाता है उसको अपॉइंटमेंट भी मिलती है, उसका वीज़ा भी ग्रांट होता है। क्यों नहीं लगता? क्या वजह है? बुनियादी वजूहात आपके पास तो बहुत से केसेस आते होंगे, तो क्या आपने अभी तक देखा है कि किस वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रही हैं? इसकी जो मेजर प्रॉब्लम है, अगर वीज़ा नहीं लगता, इट टोटली बेस्ड ऑन योर वीज़ा फाइलिंग। स्टूडेंट को ये नहीं पता बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करनी है, टैक्स रिटर्न्स कैसे मैनेज करने हैं, जो बैंक में पैसे आ रहे हैं उसका प्रूफ कैसे मैनेज करना है, ठीक है, पैसों को टैक्स रिटर्न में कैसे रिफ्लेक्ट करना है। मेजर चीज़ें यही होती हैं। स्टूडेंट को लगता है कि शायद मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट करेक्ट मैनेज कर रहा हूँ, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट नहीं चलता, ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे वो फैक्टर्स बताएं जिनके ऊपर आपका जो वीज़ा है वो जज किया जा रहा होता है या एवेलुएट किया जा रहा होता है, जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी ये वाले फैक्टर्स जो हैं या ये अवामिल जो है वो देख रहा होता है, इसके ऊपर वो आपको एवेलुएट करेगा। फर्स्ट थिंग कि एम्बेसी कहती है कि आपके पास लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंट में 32 से 35 लाख रुपीस होने चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस होने चाहिए, अमाउंट होल्ड होनी चाहिए, प्लस जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर अथेंटिक होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वो एनुअली 12 to 15 लाख होना चाहिए, और आपने जो भी चीज़ सेल करके या जिस तरीके से भी बैंक स्टेटमेंट रेडी की है उसके फंड्स प्लस वो चीज़ आपके पास टैक्स रिटर्न में भी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं मैंने गाड़ी बेची, ठीक है, गाड़ी बेच के मैंने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई, तो वो गाड़ी टैक्स रिटर्न में शो होनी चाहिए। पास्ट में उसकी परचेजिंग होनी चाहिए और करंट आपने उसको सेल करना है, तभी वो केस आपका अथेंटिक कंसीडर होगा। अच्छा, अगर मुझे ये बताएं आप, लेट्स से कि एक केस है कि मैंने वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? क्या हर जो स्टूडेंट है उसका वहाँ पर एडमिशन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, या फिर इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कोई स्पेसिफिक जो इसकी कॉम्पिटेंसी है वो चाहिए होगी? अच्छा, पहली चीज़ तो ये कि 2.62 ऑनवर्ड जितने स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन एज पर कोर्स अवेलेबिलिटी एंड यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो जाता है। ये आपने GPA बताया? हाँ जी, GPA जितना CGPA उनका चल रहा है 2.6, यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली 2.6 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, जिनका CGPA 3.2 और 3.3 है, वहाँ पर एडमिशन मुश्किल हो जाता है। प्लस अब इस दफ़ा एम्बेसी ने बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने आइल्स की रिक्वायरमेंट भी रख दी है। अच्छा, अगर आपके पास B2 या 5.5 आइल्स है तो ये प्लस पॉइंट मिलता है, इस पे आपके एडमिशन को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है। अभी आपने बताया कि जब जो इटली का वीज़ा है वो अप्लाई करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो कंसल्टेंट है वो लाजमी है,
मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद ही अपने तौर पर अपनी जितनी नॉलेज मुझे है उसकी बिना पर मैं जाकर अप्लाई करता हूँ, तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि मैं खुद ब खुद ही जाकर वहाँ पे ये सारा प्रोसेस कामयाब करवा सकूँ? अच्छा देखें, अगर तो आपका एक दो दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया, आपने एक दफ़ा प्रोसेस किया, आपकी रिजेक्शन आ गई, थर्ड टाइम ऑब्वियसली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने वंस किया, सेकंड किया, थर्ड टाइम आप कर लेंगे। बट एक स्टूडेंट है, उसको प्रोसेस का पता नहीं है, उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। स्पेशली वीज़ा फाइलिंग में तो 110% आपका कंसल्टेंट आपको चाहिए। एक अच्छा कंसल्टेंट जो आपकी फ़ाइल रेडी कर सके, आपके डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन करवाना, प्रूफ ऑफ फंड्स मैनेज करना, और इनिशियल लेवल पे एडमिशन करवाने के लिए भी आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन ये ज़रूरी है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनका प्रोसेस स्लो है, जिनमें एडमिशन लेट आता है, जिनमें प्री इनरोलमेंट समरी लेट फॉरवर्ड होती है एम्बेसी को। अगर आपकी समरी लेट फॉरवर्ड होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी अपॉइंटमेंट नहीं आएगी। तो स्टूडेंट को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, ये कंसल्टेंट बैठ के आपको गाइड कर रहा होता है। ऑब्वियसली हर फील्ड का, हर शोबे का एक माहिर होता है, तो आपको उस माहिर के साथ कंसल्ट करके चलना चाहिए। Exactly. लेकिन आपको पता है कि इस शोबे के अंदर जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं इस वक्त, और आप एक जो कंपनी है वो रन भी कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत से फ्रॉडिये बैठे हुए हैं, नौसरबाज बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आवाम को लूट रहे हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से बहाने बनाकर पैसे ले लेते हैं, उसके बाद आगे जाके लोग फंसे रहते हैं फिर, या उनकी रिजेक्शन हो जाती है। तो आपकी जो कंपनी है, अगर मैं नाम लूँ स्टूडेंट स्कॉलरशिप नेटवर्क, ये बाकियों से किस तरह से मुख्तलिफ है? ये आपकी जो सर्विसेज हैं वो बाकियों से किस तरह से हम लोग अलग देख सकते हैं? ये मेजर कंसर्न है और मेजर इशू भी क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम स्टूडेंट का ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। ठीक है। आपका जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप खुद हमें ईमेल आईडी बना के देंगे, पासवर्ड हमारे पास भी होगा, आपके पास भी होगा, हम पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे। नंबर 2, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले, कोर्स सेलेक्ट करने से पहले हम आपसे पूछेंगे, आप गो अहेड देंगे तो हम अप्लाई करेंगे। नंबर 3, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी अगर किसी की होती है तो वो भी आप अपने ATM कार्ड से खुद पे करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पे नहीं हो रही तो आप हमारे अकाउंट में उसको ऐड करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे स्टूडेंट स्कैम से बच सकता है, क्योंकि कंसल्टेंट मार्केट में कुछ ऐसे हैं जो 2 नंबर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं शेयर करते, कहाँ अप्लाई हुआ, कहाँ नहीं हुआ, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस, सब कुछ हाइड होता है। अगर यही चीज़ें हाइड हैं तो ऑब्वियसली आप स्कैम में जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगी, आपको पता पाकिस्तान के अंदर हमारी जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो HEC से रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वो उस तरह से मुस्तनद नहीं है कि वहाँ पे जाकर तालीम हासिल की जाए। क्या इटली के अंदर भी ऐसे होता है? ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जहाँ मर्जी अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अगर हमारा हो जाता है तो हम जाके पढ़ना शुरू करते हैं? क्या वहाँ पे भी ये रिकॉग्नाइज्ड वाला और नॉन रिकॉग्नाइज्ड वाला मामला है? जी बिल्कुल। इटली में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी ही आपको फंड्स देती है, आपको फ्री में पढ़ाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसिलिटी नहीं है और हम लोग सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रहे हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी टॉप 50 में आती हैं। ज़ैन, मुझे ये बता दें कि जो इटली है वहाँ पर कहा जाता है कि जो तालीम है वो बिल्कुल मुफ्त है, क्या इस बात के अंदर भी हकीकत है? जी बिल्कुल, एजुकेशन फ्री है। आपका जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है उसके बाद स्कॉलरशिप आपकी जो है ओपन होती है, यूनिवर्सिटी खुद आपको इंटीमेट करती है। उसमें एक स्कॉलरशिप नीड बेस भी है, एक मेरिट बेस भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप पाकिस्तान से अप्रूव हो जाती है, ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप जो है जस्ट आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी करके इनिशियल सबमिट करते हैं। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं आप ईजी वैल्यू बनवाते हैं, ईजी डिफाइन करता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी लगनी है। ठीक है। आप अपने डॉक्यूमेंट कैफ ऑफिस जमा करवाते हैं रोम में, उसके बाद आपका डिसीजन आता है, बट स्कॉलरशिप लग जाती है। इनिशियल ये मिथ ठीक नहीं है कि आपका एडमिशन लेटर आ गया और आपको फ़ी लगी नहीं, फ़ी होती है। स्टूडेंट का कांसेप्ट ये, इटली में फीस ही नहीं होती। फीस होती है बट स्कॉलरशिप लग के फीस वेव ऑफ हो जाती है। हाँ, वो रिजेक्ट हो जाती है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हमारे जैसे स्टूडेंट हैं या जो हमारे तालीमी हालात हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी इन द अब्रॉड, और यूरोप की तरफ सबकी नज़रें होती हैं और इटली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बहुत से ऐसे जो फ्रॉड है, मैंने अभी जिक्र भी किया, आपने भी बताया उसके मुतालिक, तो वालिदैन को कैसे पता लगे कि कहाँ से हमने किस थ्रू अप्लाई करना है? मतलब अगर आप हमें कोई फ़िल्टर दे दें कि इसके ज़रिए पता लग जाए कि भाई ये फ्रॉड है, ये वाला हमारा ऑथेंटिक है, हमें इसके थ्रू जाना है। पहली चीज़ तो ये देखें कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। नंबर 2, कंपनी में सक्सेस स्टोरीज कितनी है पास्ट में। ठीक है। नंबर 3, आपके कंसल्टेंट के पास आपके सवालों का जवाब है या नहीं है। ठीक है। आपके कंसल्टेंट अगर आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है, इसका मतलब उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज है। ठीक है। नंबर 4, आपका कंसल्टेंट थर्ड पार्टी नहीं है जो आपका केस लेता है, अपना मार्जिन रखता है और थर्ड पार्टी से काम करवाता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना आराम से
कंसल्टेंट को जो है फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट मैं आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई कर दूं, मिसाल के तौर पे आप हमें अगर बताएं कि आपकी इस साल की जो बड़ी कामयाबियां वो क्या हैं, आपने कितने स्टूडेंट्स को वीज़ा दिलवाए हैं और आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, तो उसके मुतालिक कुछ बताएं। जी बिल्कुल, एक तो ये कि हम लोग लास्ट 4 ईयर से एग्जिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। नंबर 2, अगर हम इस साल की बात करें, हमारी 50 अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं एम्बेसी से। ठीक है, एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट दे दी है, BLS में फ़ाइल जमा हो गई है और 3 से 4 स्टूडेंट हमारे एम्बेसी में इंटरव्यू दे के आ गए हैं। तो अभी सितंबर में इनका डिसीजन आना है, अगस्त में भी आ सकता है, सितंबर में भी आ सकता है। इनका डिसीजन आएगा एम्बेसी की तरफ से वीज़ा का, येस या नो का। तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे 50+ स्टूडेंट को जो है वो एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल गई है। लास्ट ईयर यही अपॉइंटमेंट 4-4.5 लाख रुपए की सेल हो रही थी ब्लैक में। इस साल एजेंट माफिया सब जीरो हो गए, एम्बेसी ने खुद अपॉइंटमेंट देना शुरू की है। और ये अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली इसके पीछे मेरी टीम का क्रेडिट है, जिन्होंने टाइम से अप्लाई किया, टाइम से प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हुई और टाइम से अपॉइंटमेंट मिली। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदा है जिसने यहाँ से ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आगे एमफिल करने के बाद उसने PhD में एडमिशन लेना है, तो PhD के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अगर आप बताएं इटली के अंदर हम कैसे स्कोर कर सकते हैं? अच्छा, PhD के अंदर ना एक मेजर जो चीज़ आती है वो आपका रिसर्च प्रपोजल है। ठीक है, स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, रजिस्टर होते हैं। अब स्टूडेंट का ये माइंड में कंसेप्ट होता है कि शायद PhD भी मास्टर्स की तरह है, जहाँ आप सिंपल अप्लाई करेंगे एडमिशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। PhD के अंदर आपको प्रोफेसर के अकॉर्डिंग टॉपिक पे वर्क करना है, रिसर्च प्रपोजल बनाना है। रिसर्च प्रपोजल आपकी अपनी डोमेन है, वो कोई और बना के नहीं दे सकता। अगर कोई और बना के देता है वो AI के तौर पे बना के देगा, उसको आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सामने डिफेंड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो फिर जब प्लेजरिज्म उस पर अप्लाई करेंगे वो पकड़ा जाएगा। अब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं जी कि आपने PhD में अभी तक एडमिशन नहीं हुआ। ऑब्वियसली हमें देखना पड़ता है कि स्टूडेंट प्रपोजल कैसा बना के दे रहे हैं, प्रपोजल क्वालिटेटिव है या नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए PhD में एडमिशन हो जाता है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च प्रपोजल। ठीक हो गया, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रपोजल है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके मुताबिक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर लास्ट में आप हमारे देखने वालों के लिए ये बता दें कि आपकी जो ब्रांचेस हैं वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर मौजूद है, कहाँ कहाँ पर जाकर आपकी जो सर्विसेज हैं वो अवेल की जा सकती हैं? हमारी 3 ब्रांचेस हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर। और हमारे जो सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बहावलपुर से हो रहे हैं। इसके अलावा 2 ब्रांचेस हमारी पाइपलाइन में हैं, वो अभी ज़रा सरप्राइज़ है। ठीक है, वो इंशाल्लाह हमारा जैसे ही नेक्स्ट इनटेक शुरू होता है नवंबर में, तब हम लोग इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच जैन फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं नाज़रीन आज की ये पॉडकास्ट आपके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।